ठीक है, आज हमें स्टार्ट करना है हेलिकल स्प्रिंग। ठीक, तो हेलिकल स्प्रिंग क्या है कि ये टॉर्सन स्प्रिंग भी होते हैं। क्या होता है कि एक कोई वायर होता है वो हेलिक्स शेप में बना होता है। हेलिक्स शेप मतलब ये होता है कि आप मान लो कि स्पाइरल के शेप में, एज लाइक स्पाइरल होता है। ठीक है, ये हेलिक्स जो है वो एक शेप है। ठीक है, स्पाइरल की तरह होता है ये। दो देयर आर मैनी टाइप ऑफ हेलिक्स स्प्रिंग, सम ऑफ देम आर फॉलोइंग एज। दो टाइप के हमें पढ़ने हैं, क्लोजली कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग एंड ओपन कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग। ठीक है, तो हम आते हैं क्लोजली कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग पे कि क्लोजली कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग क्या होता है। ठीक, तो देखिए क्लोजली कॉइल्ड जैसा कि नाम से ही है कि जो इसके कॉइल्ड होंगे ना वो बहुत ही ज्यादा क्लोज होंगे। ठीक, सिंपल जैसे हमने कहा है कि इन ए क्लोजली कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग द स्प्रिंग वायर इज कॉइल्ड सो क्लोज, ठीक है, दैट द ईच टर्न इज practically a plane at right angle to the axis of the helix and the wire is subjected to a torsion। सिंपल नाम के थ्रू ही हमें आगे बढ़ना है। क्या था हमारा नाम, क्या टॉपिक क्या था? क्लोजली क्वाइल्ड हेलिकल स्प्रिंग। ठीक है, क्लोजली क्वाइल्ड मतलब जो भी क्वाइल्ड जो भी हम टर्न कर रहे हैं, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा क्लोज होंगे। ठीक है, हेलिकल है तो हेलिक्स शेप में होंगे। ठीक, स्प्रिंग है तो क्या होगा, वहां पे टॉर्सन जनरेट होगा क्योंकि हम हेलिकल स्प्रिंग की बात कर रहे हैं। ठीक, तो अब यहां से हमने देख लिया कि जो भी वायर है हमारा वो टर्न हुआ है हेलिक्स शेप में और बहुत ही ज्यादा एक दूसरे के क्लोज है, और इतना क्लोज है कि वो एक प्लेन पे राइट एंगल की तरह प्लेन पे राइट एंगल बना रहा है एक्सिस पे। किसके एक्सिस पे? हेलिक्स के। ठीक, अब हम कह रहे हैं, अभी डायग्राम में मैं दिखा रहा हूं, अब हम कह रहे हैं कि बेंडिंग स्ट्रेस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टॉर्सनल स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है कि बहुत ज्यादा कम होता है एज कंपेयर टू टॉर्सनल स्ट्रेस, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, नेग्लिजिबल कर दे रहे हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं कि एक क्लोजली कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग में बी सब्जेक्टेड टू वन एक्सियल लोडिंग एंड सेकेंड इज एक्सियल ट्विस्ट। ठीक है, दो टाइप की उसमें लोडिंग हो सकते हैं। एक, दो तरह से उसमें क्या होते हैं, फोर्स क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट कर सकते हैं, लग सकते हैं। एक हमारा एक्सेल लोडिंग है, एक हमारा एक्सेल ट्विस्ट है। ठीक, तो हम पहला अपना टॉपिक लेके चल रहे हैं। हम पहला टॉपिक क्या लिए हैं, क्लोजली क्वाइल्ड हेलिकल स्प्रिंग सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड। ठीक है, सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड। देखो यहाँ पे मैंने एक स्प्रिंग बनाया हुआ है, बहुत ही ज्यादा एक दूसरे के क्लोज हैं ये। ठीक है, हेलिकल शेप में है, हेलिक्स के शेप में है। ठीक है, तो ये क्लोजली कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग है। इस पे हम एक लोड, एक्सियल लोड लगा रहे हैं, कितना? डब्ल्यू। ठीक है, हम इस पे लगा रहे हैं डब्ल्यू लोड अपना। ठीक, अब हम कह रहे हैं लेट स्मॉल डी इक्वल टू डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग वायर। स्प्रिंग वायर का डायमीटर आर इक्वल टू मीन रेडियस ऑफ स्प्रिंग कॉइल। देख लो आर कहाँ है, ये मीन रेडियस है। ठीक है, डी हमारा डायमीटर किसका था, स्प्रिंग वायर का था, जो वायर हमने लपेटा हुआ टर्न करके स्प्रिंग बनाया है। ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, कितनी बार नंबर है टर्न किए हुए हैं। सी एज यूजुअल मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। डब्ल्यू हमारा एक्सियल लोड लगा हुआ है, और जो नोटेशन हम यूज करेंगे वो हम यूज करें टाउ इक्वल टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द वायर ड्यू टू ट्विस्टिंग। ठीक है, थीटा हम कर रहे हैं एंगल ऑफ ट्विस्ट इन द स्प्रिंग वायर, एंड डेल इक्वल टू करें डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सियल लोड। ठीक है, ये हमारा डेल हो गया। अब हम कह रहे हैं लोड डब्ल्यू विल कॉज ए ट्विस्टिंग मूवमेंट। अब सिंपल जो भी हमने नोटेशन लिया था, अब हम बात करें डब्ल्यू की। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं कि डब्ल्यू की वजह से ट्विस्टिंग मूवमेंट जनरेट हो रहा है, इस डब्ल्यू की वजह से, ठीक है, तो टॉर्क इक्वल टू क्या होगा? सिंपल की बात करेंगे, ट्विस्टिंग मूवमेंट की अगर जनरेट हो रहा है तो टी इक्वल टू क्या होगा? टी इक्वल टू होगा लोड इनटू क्या होगा, हाँ, रेडियस मल्टीप्लाइड बाय मीन रेडियस। ये हमने कहा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम जानते हैं कि वी नो दैट ट्विस्टिंग मूवमेंट
ट्विस्टिंग मूवमेंट क्या होता है? ट्विस्टिंग मूवमेंट के लिए हमारा फार्मूला पता है हमें, जब डी हमारा क्या रहे, हमने प्रूव किया हुआ है ये टॉर्सन में, ठीक है ना, ये टॉर्सन में हमने क्या किया, प्रूव किया हुआ है कि कैपिटल टी इक्वल टू होगा हमारा पाई अपॉन 16 मल्टीप्लाइड बाई टाउ मल्टीप्लाइड बाई डी क्यूब। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। जिनको ये इक्वेशन नहीं समझ में आया एक बार टॉर्सन वाला चैप्टर उठा के देखिएगा, ठीक। अब दोनों इक्वल होंगे, जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो हमारा राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, W इंटू आर इक्वल टू पाई अपॉन 16 टाउ इंटू डी क्यूब। अब हम कह रहे हैं वी आल्सो नो दैट लेंथ ऑफ वायर, वायर का लेंथ हमें निकालना है, ठीक है, वायर का लेंथ हमें निकालना है, ठीक। तो L इक्वल टू क्या होगा, L इक्वल टू होगा लेंथ ऑफ वन क्वाइल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ क्वाइल्स। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कैसे कर रहे हैं, लेंथ ऑफ वन क्वाइल, ये एक क्वाइल जो है इसकी लेंथ कितनी होगी, एक बार ऐसे टर्न कर रहा है, ठीक है, तो उसकी लेंथ कितनी होगी। अगर एक बार किसी भी सर्कुलर शेप पे ऐसे टर्न कर रहा है, यानी कि वो एक सर्किल का एक चक्कर पूरा कर रहा है ना, एक टर्न में वो सर्किल का एक पूरा चक्कर जो है वो कंप्लीट कर रहा है, ठीक, एक रोटेशन जो है वो कंप्लीट कर रहा है सर्किल के लिए। तो सर्किल का अगर कोई एक रोटेशन कंप्लीट हो रहा है तो उसको कैसे हम अगर उसको हम ओपन कर दें, ठीक है, उतना ही पकड़ के उसको हम ओपन कर दें, ठीक, तो वो उसके लेंथ के इक्वल होगी। और सर्किल के चारों तरफ अगर सरकमफ्रेंस का हमारा कंप्लीट कर रहा है तो कितना होगा 2 पाई आर, ठीक है, यानी कि एक का आ गया 2 पाई आर और जितने नंबर ऑफ कॉइल्स यहाँ हैं उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा पूरा लेंथ निकल जाएगा, ठीक है, वायर का। तो ये हो गया हमारा 2 पाई आर इंटू एल, ठीक है, ये हमारा लेंथ निकल गया। अब हमें पता है टॉर्सन इक्वेशन से P अपॉन जे इक्वल टू सी थीटा अपॉन एल, जे क्या है, ये जे क्या है, जे हमारा पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, सी इंटू थीटा अपॉन एल। अब यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू आ जाएगा क्या, टी इंटू एल अपॉन जे इंटू सी। सिंपल इसी कैलकुलेशन को टॉर्सन इक्वेशन को ही मैंने इधर उधर किया है। अब हम कह रहे हैं टी इक्वल टू जो हमने डब्ल्यू आर निकाला हुआ था, एल इक्वल टू हमने 2 पाई आर एन निकाल लिया है, आई पी, ठीक है, आई पी यानी कि पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको हम जे भी कहते हैं, वो कितना होता है सर्किल के लिए, अगर हम सर्किल बात कर रहे हैं तो, ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 32 डी पे पावर 4, ठीक है, अब मल्टीप्लाइड बाय सी। तो अब यहाँ पे क्या होगा, सिंपल फर्दर कैलकुलेशन हम करेंगे, फर्दर कैलकुलेशन करने के बाद ये हो जाएगा 64 डब्ल्यू आर स्क्वायर एन अपॉन सी डी पे पावर 4, ठीक है। ये क्या निकाल रहे थे हम, थीटा निकाल रहे थे, ठीक। अब डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग, कहाँ पे हमने स्प्रिंग बनाया हुआ है, ये हमने स्प्रिंग बनाया हुआ है, ठीक है। अब हम इसमें कह रहे हैं कि डिफ्लेक्शन कितना होगा, तो सिंपल सा बात है, ठीक है, अगर कोई भी हमें सर्कुलर शेप में होता था आर्क के शेप में, तो हम क्या कहते थे कि अगर वहां पे लेंथ हमें निकालना होता था या आर्क निकालनी होती थी तो हम क्या कहते थे कि रेडियस इंटू एंगल करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम डेल के लिए क्या कर रहे हैं, वही मैथमेटिक्स वाली चीजें लगा रहे हैं, यहाँ पे भी हम डेल इक्वल टू कर रहे हैं आर इंटू थीटा, ठीक, आर थीटा की वैल्यू हमने निकाली क्या, 64 डब्ल्यू आर स्क्वायर अपॉन एन, सी डी पे पावर 4। कुछ फार्मूले स्प्रिंग के केस में हमें क्या करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, ठीक है, कुछ बेसिक फार्मूले 11th की फिजिक्स 12th की फिजिक्स में शायद स्प्रिंग, ठीक है, वहां से कुछ डाउनलोड कर लेना एनसीईआरटी की बुक, वहां पे बेसिक फार्मूले स्प्रिंग के दिए हुए हैं, ठीक है, उसको देख लेना एक बार। तो ये डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा 64 डब्ल्यू आर क्यू एल अपॉन सी डी पे पावर 4। सिंपल कुछ नहीं किया है हम लोगों ने, एक फार्मूला केवल ले आया क्या, डेल इक्वल टू आर इंटू थीटा, इसका भी बेसिक मैंने बता दिया कि हमारा आर इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल वाला है, ठीक। अब हम कह रहे हैं कि वी नो दैट एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग,
एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग ड्यू टू स्ट्रेन एनर्जी, अगर किसी को याद हो तो होता था ये इक्वल टू 1/2 W इंटू डेल। ठीक है, ये फार्मूला होता है। क्या होता है? U इक्वल टू 1/2 W इंटू डेल। U होता है स्ट्रेन एनर्जी की वजह से कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है हमारे स्प्रिंग में, एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। U इक्वल टू 1/2 W इंटू डेल। देखो क्या होता है फार्मूला, ये मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। होता है कि वर्क डन जो है वो इंटरनल स्ट्रेन एनर्जी के इक्वल होती है। ठीक है, और वर्क डन इक्वल टू यहाँ पे हम क्या निकालते हैं? वर्क डन इक्वल टू कहते हैं कि एवरेज लोड मल्टीप्लाइड बाय डिफ्लेक्शन। ठीक है, एवरेज लोड, एवरेज लोड क्या होता है? एवरेज लोड मतलब ये हुआ कि अगर हम कहीं पे ग्रेजुअल लोडिंग लगा रहे हैं, जैसे आप इस स्प्रिंग के केस में हम ग्रेजुअल लोडिंग लगा रहे थे, तो एवरेज लोड हमारा हो रहा है क्या? 0 अगर पहले है और धीरे धीरे हम उसको क्या पहुंचा दिए? W पहुंचा दिए। तो ये W हो गया, और एवरेज अगर इसका निकाल रहे हैं हम तो ये हो गया हमारा 2। ठीक है, और फिर मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी कि यहाँ पे डिफ्लेक्शन से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेल, ये आता है हमारा 1/2 W इंटू डेल। ठीक है, क्या? वर्क डन। और इंटरनल स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है? उसके इक्वल होती है। ठीक है, तो ये U इक्वल टू 1/2 W इंटू डेल। डेल ये बेसिक था, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे एक बार के लिए रिव्यू कर दिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं तो क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि सिंपल स्टीफनेस ऑफ स्प्रिंग, स्टीफनेस ऑफ स्प्रिंग, तो स्टीफनेस ऑफ स्प्रिंग यस इक्वल टू, ये किसका माइक ऑन है? स्टीफनेस ऑफ स्प्रिंग यस इक्वल टू W अपॉन डेल। ठीक है, यहाँ पे सिंपल हमने वैल्यू पुट कर दिया है। वैल्यूज भी हम यहाँ पे लाए हुए हैं, एक्चुअली पहले से हमने निकाला हुआ है। ठीक है, क्या निकाला हुआ था हमने? डेल इक्वल टू 64 WRQ/N। अब इसमें एक चीज छुपी हुई है जो मैं अभी यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, कल के लेक्चर के लिए ये असाइनमेंट है। ठीक है, इसको जो है ढंग से करके आना। ठीक, चाहे चलो मैं बता ही देता हूँ, नहीं तो तुम लोगों के बस का होगी नहीं। कुछ नहीं किए, W ऑलरेडी यहाँ पे है। ठीक है, और डेल की वैल्यू पुट करेंगे, W W क्या हो रहा है? कैंसिल हो जा रहा है यहाँ पे। ठीक, अगर स्टीफनेस की डिफिनेशन कल पढ़े होगे तो स्टीफनेस में क्या कह रहे थे? तो वहां पे हमारा क्या था? यूनिट क्या हो रहा था बताओ, किसी को याद है? बोलो भाई, माइक ऑन करके बोलो। बोलो नहीं तो ये कल के लिए होमवर्क रहेगा आपके लिए। चलिए ठीक है, टाइम ना वेस्ट करते हुए कल के लिए होमवर्क है, आप स्टीफनेस ऑफ स्प्रिंग की डेफिनेशन याद करके आइएगा, और फिर मुझे बताइएगा, मैं वहीं से आगे बढ़ूंगा। फिलहाल एस की वैल्यू यहाँ पे आ गई है हमारी, CD पे पावर 4 64 RQ पे N। ये सिंपल हमने डेल की वैल्यू पुट किए हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा, क्या हुआ है? कौन से किसके लिए डिराइव कर रहे थे हम? ये हम कर रहे थे क्लोजली क्वाइल्ड हेलिकल स्प्रिंग के लिए डिराइव कर रहे थे, जब हमारा एक्सियल लोडिंग लगा हुआ था, W लगा हुआ था। ठीक है ना, जब हमारा एक्सियल लोडिंग W लगा हुआ था, तब हम उसके लिए क्या कर रहे थे? यहाँ पे डिजाइन कर रहे थे। ठीक, ये सिंपल हो गया हमारा। ठीक, अब हमने क्या किया था? सारी चीजें निकाल ली थी, डेल की वैल्यू निकाल ली, फिर यू हमने निकाले, यू के लिए भी बेसिक फार्मूला बता दिया मैंने। स्टीफनेस ऑफ स्प्रिंग हमने निकाला, W अपॉन डेल, मैथमेटिकल ये फार्मूला है उसका। ठीक है, स्टीफनेस होता है क्या? चलो मैं बता ही देता हूँ। स्टीफनेस होता है कि यूनिट डिफ्लेक्शन। ठीक है, ऐसा लोड, लोड रिक्वायर्ड फॉर यूनिट डिफ्लेक्शन। ठीक है, यूनिट डिफ्लेक्शन के लिए जितना लोड रिक्वायर्ड होता है वही हमारी स्टीफनेस ऑफ स्प्रिंग कहलाती है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं क्लोजली क्वाइल्ड हेलिकल स्प्रिंग
सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल ट्विस्ट की, ठीक है, एक्सियल ट्विस्ट की। क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे ट्विस्टिंग के लिए जनरेशन कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ट्विस्टिंग को जनरेट कर रहे हैं, ठीक। तो सिंपल, सारे डायमेंशन हमारे d इक्वल टू डायमीटर ऑफ स्प्रिंग वायर, r वही मीन रेडियस है, स्मॉल वन यही नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल है, c वही हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, ठीक है। और m क्या है, मूवमेंट ऑफ एक्सियल ट्विस्ट अप्लाइड ऑन द स्प्रिंग। क्या है, मूवमेंट ऑफ एक्सियल ट्विस्ट अप्लाइड ऑन स्प्रिंग, ठीक है। वो मूवमेंट हम डायरेक्ट लिए हैं यहाँ पे, जो एक्सियल ट्विस्ट जो अप्लाई किया जा रहा है उसकी वजह से जनरेट हो रहा है, ठीक। अब हम कह रहे हैं कि देखो थोड़ी सी बेसिक चीज है यहाँ पे कि a little consideration will show that the number of spring coils will tends to increase or decrease depending upon the sense of movement, ठीक। if the number of turns tends to increase then mean radius of the spring coil will be decrease, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज, देखिए क्या कह रहे हैं, सिंपल सी छोटी सी दो लाइन मैंने अभी बोली है, कहा है मैंने कि अगर so that the number of spring coils will tends to increase, अगर नंबर ऑफ स्प्रिंग कॉइल जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मूवमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज मैं कह रहा हूं यहाँ पे जो कि हमें न्यूमेरिकल किस समय यूज पड़ेगा, दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूं कि इफ द नंबर ऑफ टर्न्स टेंड्स टू इंक्रीज, अगर नंबर ऑफ टर्न हम इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो मीन रेडियस जो है, मीन रेडियस जो है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक। और अगर नंबर ऑफ टर्न हम कम कर रहे हैं तो मीन रेडियस जो है हमारा वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक। अब हम कह रहे हैं कि नाउ लेट अस कंसीडर दैट द नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज फ्रॉम n टू n डैश, नंबर ऑफ टर्न हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, कहां से, n से n डैश। और अगर n से n डैश इंक्रीज कर रहे हैं तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि मीन रेडियस जो है वो हम डिक्रीज कर रहे हैं कहां पे, r टू r डैश, यानी कि हम नंबर ऑफ टर्न n से n डैश इंक्रीज कर रहे हैं, और चूंकि नंबर ऑफ टर्न हम इंक्रीज कर रहे हैं तो उसकी वजह से मीन रेडियस जो है हमारा वो क्या कर रहा है, डिक्रीज होगा। डिक्रीज कैसे होगा, कितना होगा, r से r डैश हमारा डिक्रीज होगा। मीन रेडियस जो है वो इस डायग्राम पे डिपेंड करता है। हम यही कह रहे थे यहाँ पे कि नंबर आप ये हम चेंज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कम कर रहे हैं तो मीन रेडियस हमारा इंक्रीज कर रहा है, अगर ये बढ़ा रहे हैं तो मीन रेडियस हमारा डिक्रीज करेगा। अब देखिए हम कह रहे हैं नाउ लेंथ ऑफ स्प्रिंग एज यूजुअल, जैसे पहले थे कि L इक्वल टू 2 पाई आर एन। अच्छा, जब इंक्रीज कर दिए तो ये एन डैश हो गया और आर डैश हमारा डिक्रीज हो गया तो हमारा ये आ गया 2 पाई आर डैश एन 1, ठीक है। समझ में आ रही बात, सोच रहे होगे कि कैसे ये दोनों इक्वल हो गया। सुनो, ये पेन है, ठीक है, ये पेन है, कोई डायमीटर होगी, हम कह रहे हैं ये इस पे एक स्प्रिंग ले लिए, ठीक है। अब इस स्प्रिंग में, मेरे पास स्प्रिंग है ना, इमेजिन करो जो पेन वाली स्प्रिंग आती थी, ठीक है, उसके एक सिरे को ऊपर पकड़ लो, एक सिरे को नीचे पकड़ लो, और जितने नंबर अगर 40 हैं तो अगर इसको ऐसे और घुमाओगे, ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न और बढ़ता जाएगा, ठीक है। लेकिन जो अगर पेन का जो डायमीटर होगा, जो इस स्प्रिंग का डायमीटर होगा वो कम होता जाएगा, ठीक है। क्यों कम होता है, क्योंकि नंबर ऑफ क्या होते हैं, नंबर ऑफ टर्न जो है वो क्या कर रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं वहां पे, ठीक है। जैसे सिंपल अगर हम ये ले लें, सिंपल समझने का तरीका ले कि अगर हम इसको ले लिए और ये इतना है, ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि इसको हम घुमाएंगे और नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज करेंगे। देखो जैसे जैसे हम इसको बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे इसकी लंबाई लेंथ बढ़ रही है, ठीक है, तो जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं ये डायमीटर जो है इसका कम होता जा रहा है। तो सेम फिनोमिना यहाँ पे भी है, स्प्रिंग वाले में भी है कि स्प्रिंग को भी जैसे जैसे हम नंबर ऑफ टर्न बढ़ाते जाएंगे उसका डायमीटर जब कम होता जाएगा तो उसका मीन रेडियस भी क्या होगा, कम होगा, लेकिन लेंथ सेम है, ठीक है, जो लेंथ हमने लिया हुआ है वायर का वो सेम है।
ठीक है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि लेंथ इक्वल टू 2 पाई आर एन इक्वल टू 2 पाई आर डैश एन डैश। क्यों दोनों इक्वल हैं? क्योंकि दोनों की लेंथ इक्वल है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब यहां से 1 अपान आर इक्वल टू हमने लिया क्या 2 पाई एन अपान एल। ठीक है, 2 पाई एन अपान एल। 1 अपान आर डैश इक्वल टू क्या हमने निकाल लिया 2 पाई एन डैश अपान एल। ठीक है, अब ऑलरेडी वी नो डेट एम अपान आई इक्वल टू, ठीक है, 1 अपान आई एम अपान आई इक्वल टू ई अपान आर था। ठीक है, जिसको हमने कहा है कि ई मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन कर्वेचर। हमने कहा चेंज इन कर्वेचर, चेंज इन कर्वेचर क्या था 1 अपान आर था। ठीक है, अब यहाँ पे चेंज कितना हो रहा है 1 अपान आर डैश, ये फाइनल वाला है, और 1 अपान आर। ठीक है, तो 1 अपान आर डैश माइनस 1 अपान आर। अब 1 अपान आर डैश माइनस 1 अपान आर, आर डैश की वैल्यू हम लोगों ने निकाली, इस पूरी 1 अपान आर डैश की वैल्यू हमने निकाली है 2 पाई एन डैश अपान एल, तो हमने यहाँ पे 2 पाई एन डैश अपान एल रख लिया। ठीक है, और 1 अपान आर की वैल्यू हमने रखी है 2 पाई एन अपान एल। ठीक है, और ये ई से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक, तो ये हमारा क्या है आ गया आपका यम अपान आई। ठीक, यम अपान आई आ गया। तो उसके बाद जो है हम थोड़ा सा आगे और बढ़ेंगे। ठीक है, एम अपान आई इक्वल टू आ गया है हमारा ई ब्रैकेट में 2 पाई एन डैश अपन एल माइनस 2 पाई एन अपान एल। ठीक है, अब हमने क्या किया है कि 2 पाई ई, ठीक है, 2 पाई ई अपान एल क्या किया है कॉमन ले लिया है, बीच में क्या बचा है एन डैश माइनस एन। ठीक, अब 2 पाई एन डैश माइनस एन बचा है तो एम एल अपान ई आई। ठीक, ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, एम एल अपान ई आई कैसे हुआ है? देखो यहाँ पे जो था हमारा ये एम अपान आई था। ठीक है, ये ई को हम क्या किए इधर आए तो एम अपान ई आई हो गया, और इस एल को हम इधर ले गए तो एम एल अपान ई आई। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे कर लिया है कि एम एल अपान ई आई इधर ले आए, इधर से एल को ऊपर ले गए, ई को नीचे लेते आए, और 2 पाई एन डैश माइनस एन को ऐसे ही हमने रख दिया। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 आ गया। ठीक, अच्छा एन डैश माइनस एन ही हमारे एग्जाम में पूछता है कि हमें बताइए। ठीक है, एन डैश माइनस एन ही हमसे पूछेगा, हालांकि डेरिवेशंस आते हैं इसके। ठीक है, लेकिन कभी कभी न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं। अब हम कह रहे हैं वी आल्सो नो दैट द एंगल ऑफ बेंड, इसी को हम क्या कहते हैं एंगल ऑफ बेंड, यानी कि फाई। फाई इक्वल टू क्या है 2 पाई एन डैश माइनस एन। ठीक है, कितना उसमें हो रहा था आफ्टर इंक्रीज, इंक्रीज कर रहा था, और एक पुराना वाला था हमारा। Substituting the value of 2 pi n dash minus n from condition second, ठीक है, हमने उसको पाई कहा है, और फिर हमने इस इक्वेशन सेकंड में 2 पाई एन डैश माइनस एन की जगह कौन सी वैल्यू पुट की है फाई की वैल्यू पुट की है। ठीक है, तो हमें जो नई इक्वेशन मिली है वो मिली है फाई इक्वल टू एम एल अपान ई आई, और इसी को हम क्या कह रहे हैं, अगर इसी को डिफरेंशिएट कर दें एल के रिस्पेक्ट में तो डी फाई अपान डीएल, या इसको मैथमेटिकली बोलते हैं डीडीएल ऑफ फाई, ये हमारा आएगा एम अपान ई आई। ठीक है, ये हमारी फाइनल इक्वेशन है। ठीक, यहाँ पे हमारी चीजें थोड़ी सी चेंज हो रही हैं। अब हम कह रहे हैं आल्सो वी नो दैट एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग ये इक्वल टू 1/2 इंटू एम इंटू फाइव। वहां पे क्योंकि एक्सेल लोडिंग लग रही थी हमारी, तो वहां पे अलग चीजें आ रही थी, यहाँ पे ट्विस्टिंग की वजह से हम देख रहे हैं इफेक्ट अपना मूवमेंट के टर्म में, तो यहाँ पे हमारा 1/2 इंटू एम इंटू। ठीक है, हम देख रहे थे अपना, क्या देख रहे थे फाइनल एकदम टच देख रहे थे कि u इक्वल टू 1/2 इंटू एम इंटू आई। ठीक, ये हमारा क्या है फाइनल इक्वेशन है, और इसके पहले भी हमारा इस टर्म में इक्वेशन हमारा जो मेन आया था वो ये वाला था इक्वेशन नंबर 2। अब देख लेंगे हम लोग न्यूमेरिकल लगाते समय कि कैसे इसमें कैसे कैसे इसको यूज हम करेंगे आगे। ठीक है।